नमस्कार बच्चों, अभी आपने पाठ 15 पढ़ा था। अब है आज पाठ 16 संगठन में शक्ति है। इसके लेखक हैं डॉक्टर रणवीर सक्सेना। कौन है? डॉक्टर रणवीर सक्सेना। अब संगठन के बारे में उन्होंने बताया है कि किसी विशिष्ट वर्ग, क्षेत्र या राष्ट्र के लोगों को मिलाकर एक इकाई का रूप धारण करना, जिससे वे सामूहिक रूप से अपने हितों की रक्षा कर सकें। अर्थात सभी लोग मिलकर एक साथ कार्य करें, जिससे हमारे नगर या देश का उद्धार। ये जब सम्मिलित रूप से कोई कार्य करते हैं वो कहलाता है संगठन। बिखरी शक्तियों को एकजुट होकर किसी कार्य के रूप में तैयार होना संगठन है। एकता में अपार बल है। तो एकता की कहानी सुनी होगी कि अलग अलग रहते हैं तो क्या होता है, आपकी शक्ति नहीं रहती। जैसे कि उदाहरण में कहा गया था कि एक बूढ़ा था जो किसान था, 4 बेटे थे, वो आपस में लड़ते थे। किसान परेशान था। अंत में जब वो मरने लगा तो उसने कहा बच्चों से, जाओ एक लकड़ियों का गट्ठर ले आओ। जब ले आए तो उसने एक एक लकड़ी सबको दे दी। बोले इसे तोड़ो, तो सभी ने एक एक करके उसे लकड़ी को तोड़ दिया। अब उसने उस लकड़ी को एक गट्ठा दिया, बोले अब इसे तोड़ो, तो कोई नहीं तोड़ पाया। तब उन्होंने समझाया कि आपस में लड़ने झगड़ने से आपका विनाश हो जाएगा, कोई शत्रु आपको दबा लेगा। लेकिन आप संगठित रहेंगे तो कोई भी आप पर आक्रमण करने की सोच नहीं सकता, ना आपको हानि पहुंचाने की सोच सकता है। तो एकता में अपार बल है। परिवार संगठित रहेगा तो श्री और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। श्री माने धन की। जब धन होगा तो आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा। समाज संगठित होगा तो प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। मधुमक्खियां संगठन का अनुपम उदाहरण है। अर्थात मधुमक्खियां इकट्ठा होकर आक्रमण करती हैं और एक साथ रहती हैं। वे मिलजुल कर मधु संचय करती हैं। जरूरत पड़ने पर शत्रु पर सामूहिक रूप से आक्रमण करती हैं। सामूहिक रूप से आक्रमण करती है। हर कोई डरता है कि भैया ये हम मधुमक्खियों छत्ता मत जाओ। तो उसी विषय में लेखक कहता है, एक जंगल में पारिजात का एक पेड़ था। पारिजात का कोई मुकाबला नहीं था। अर्थात बहुत ही सुंदर पेड़ होता है। उसकी सुंदरता बेजोड़ थी। उसका रंग रूप निराला था। उसकी सुगंध बहुत प्यारी थी। वैसे जंगल में न जाने कितने पेड़ थे। कई पारिजात से ऊंचाई से भी बड़े थे। कई पेड़ पारिजात से ज़्यादा सुंदर थे। कई पेड़ अपने फूलों के सुहानेपन और कई पेड़ अपने पराग की सुगंध की मोहकता में पारिजात से ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन पारिजात में आकार, रूप, रंग और गंध के गुण इतने सुंदर रूप में मौजूद थे कि जंगल का कोई भी पेड़ पारिजात का मुकाबला नहीं कर सकता था। अर्थात जंगल में बहुत से पेड़ थे, उससे ज़्यादा सुगंध भी थी, उससे ज़्यादा सुंदर थे, लेकिन उसमें गुणों का संचय इस प्रकार था कि सभी को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। पारिजात को भी अपने गुणों का पूरा पूरा पता था। वो भी जानता था इस गुण के कारण लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं। वह नीले आकाश में सिर उठाए इस शान से खड़ा रहता मानो पेड़ों का सरताज हो। यानी वो पूरे जंगल में शान के साथ रहता था और ऐसा लगता था जैसे वो पेड़ों का राजा। इस प्रकार वो खड़ा रहता था। जब बाहर के दिन आते तो पारिजात अगणित नन्हे नन्हे फूलों से लग जाता था। अर्थात जब उसके फूलने के दिन आते थे तो पूरा पेड़ छोटे छोटे फूलों से भर जाता था। लगता था मानो किसी ने आकाश से सारे तारे तोड़कर पारिजात की शाखाओं पर टांग दी। अर्थात पेड़ ना दिखाकर वो चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते थे। ऐसा लगता था जैसे आसमान के तारे सभी इसमें लग गए हो। तो नन्हे फूलों से झिलमिलाता पारिजात जब सुगंध भरा पराग हवा में बिखेरता तो जंगल नंदन वन बन जाता था। अर्थात जब उन फूलों की खुशबू
संपूर्ण क्षेत्र में फैलती थी तो ऐसा लगता था कि नंदन वन यानी स्वर्ग का वन दिखाई देता था। अर्थात जब उसकी सुगंध से आदमी मस्त हो जाता था, दूर तक हवा के साथ उसकी सुगंध फैलती थी। चुंबक की तरह पारिजात सबको अपनी तरफ खींचता था और उस सुगंध के कारण लोग अपने आप ही उस ओर खींचे चले जाते थे। अर्थात किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, उसकी सुगंध इतनी मनमोहक थी कि वो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। जैसे देखो वही पारिजात की तरफ भागता। सतरंगी साले ओढ़े चटकीली तितलियां सहेलियों के साथ झुंड का झुंड बनाकर पारिजात का श्रृंगार देखने आती थी। यानी तितलियां अनेक प्रकार की झुंड के झुंड उस पारिजात के पुष्पों पर पराग का चयन करती थी। जाते जाते फूलों से छीनकर ढेरों पराग अपने साथ ले जाती थी और उन फूलों पर बैठकर ढेरों पराग अपने साथ ले जाती थी। गुनगुन करते काले भौरे आते, फूलों पर मंडराते, उनका रस चखते और चले जाते। यानी तितलियां और भौरे उन पुष्पों की ओर आकर्षित होते थे और उनका रसपान करके चले जाते थे। भोर के समय महोक पक्षी आता और पारिजात की फुनगी पर बैठकर प्रभाती गाता। यानी उसकी बिल्कुल चोटी पर बैठकर प्रातःकाल के वो गीत गाने लगता अपनी मधुर आवाज से। प्यासे पपीहे आते, हरे तोते आते, शर्मीली कोयल आती, कलंगीदार हुदहुद आते, रंग बिरंगे मोर आते और वे सभी पारिजात के वैभव की सराहना करते नहीं थकते थे। अर्थात वन के जितने भी पक्षी थे उसकी सुंदरता और मनमोहक पराग से आकर्षित होकर वहाँ आते थे, बैठते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। शाम को बुलबुल आती, चहकती फुदकती और मीठे मीठे गीत सुनाती। यानी प्रारंभ सुबह के समय ये पक्षी बैठते थे और शाम के समय बुलबुल आती थी और मीठे मीठे गीत सुनाती थी। चांद आता और चला जाता। यानी रात के समय चांद निकलता था और सूरज निकलने से वो डूब जाता था। सूरज उगता और डूब जाता। कभी चांदनी होती, कभी अमावस रात होती। यानी कभी तो चांदनी रात में फूल चमकते दिखाई देते, कभी अमावस रात होती, लेकिन अमावस की रात में भी ये सफ़ेद फूल दूर से चमकते हुए दिखाई देते थे। कभी धूप कभी छाँव, समय तेजी से भागता रहा। अर्थात समय कभी नहीं रुकता, समय निरंतर गति से, अबाध गति से अपने गंतव्य की ओर भागता रहता है। जो समय के साथ चलता है वो श्रेष्ठ बन जाता है और जो समय से विमुख होकर चलता है वो श्रेष्ठ नहीं बन पाता। जंगल में जहाँ देखो पारिजात की बातें होती हैं। समय के साथ साथ पारिजात का नाम भी बढ़ता रहा और जिसका सीधा सपाट तना गर्व से छाती फुलाकर आकाश में खिंचा रहता था। अर्थात वो अपने घमंड में भूला रहता था कि मैं ही इस जंगल का सर्वश्रेष्ठ पेड़ हूँ और इसी कारण वो बिल्कुल तना हुआ खड़ा रहता था। हजारों हाथों के समान हरी भरी शाखाएं हवा में झूम झूम कर पास से आने वालों को बुलावा देती। अर्थात जब उसकी डालियां हवा में इधर उधर लहराती थी और अपनी सुगंध बिखेरती थी तो ऐसा लगता था कि जो यात्री जा रहे हैं उनको ये अपनी ओर बुला रही हैं। यानी उनकी शाखाएं जो हिलती थी, ऐसा लगता था जैसे वो अपने पास आने का निमंत्रण दे रही हों। नन्हे नन्हे फूल पत्तियों की आंचल से झांकते और अपनी सुगंध फैलाकर उन्हें बुलाते। जो छोटे छोटे फूल थे वो पत्तियों के बीच से दिखाई देते थे और अपनी सुगंध से उन लोगों को आकर्षित करते थे, यानी यात्री जो जा रहे थे उनको। यह देखकर आसपास के पड़ोसी पेड़ों में पारिजात के प्रति ईर्ष्या जाग उठी, जलन होने लगी। जो उसके आसपास पेड़ लगे हुए थे उनको जलन होने लगी, सभी इसी के पास जाते, हम लोगों के पास कोई नहीं आता। तो वो पेड़ उससे ईर्ष्या रखने लगे। जैसे गरीब मोहल्ले के लोग अपने लखपति पड़ोसी से जलते हैं,
जैसे कार वाला होकर जो बेकार हैं वो उससे जलते हैं कि इसके पास कार है, हमारे पास क्यों नहीं है। तो इसी प्रकार जैसे गरीब मोहल्ले के लोग अपने लखपति पड़ोसी से जलते हैं, वैसे ही सब पेड़ पारिजात से जलते हैं। कोई अपनी ऊंचाई की दुहाई देता और कहता कि मैं पारिजात से बड़ा हूँ। लंबाई के अनुसार वो पेड़ बड़ा था, तो कहता मैं इससे बड़ा हूँ तो मेरा सम्मान होना चाहिए। तो पारिजात मेरे सामने बौना है। बौना एक मतलब छोटा है, अर्थात मैं इसके बराबर से खड़ा हूँ तो मैं इससे बड़ा हूँ और ये मेरे सामने छोटा है। कोई अपने फूलों के रंग और पराग की बड़ाई करता। कोई पौधा कहता देखो मेरे फूल कितने सुंदर हैं और कितनी सुगंधित पराग इसमें भरा हुआ है, और अपने को पारिजात से बड़ा सिद्ध करने की कोशिश करता। अर्थात सभी उससे जलते थे और अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश कर रहे थे। कोई उम्र की लंबाई का बखान करता और पुराने पर के आधार पर अपना बड़प्पन जताता। अर्थात मैं इतने वर्ष का हूँ, देखो मैं फिर भी हरा भरा हूँ तो मैं इससे श्रेष्ठ हूँ, ये वो अपने आप से कहता था। जब वे एक साथ अपनी बड़ाई करते तो संपूर्ण जंगल उनके शोर से गूंजने लगता। अर्थात सभी पौधे अपनी अपनी बड़ाई के बारे में कहते तो चारों ओर शोर मच जाता था, अर्थात संपूर्ण जंगल में शोर सुनाई देता था। ऐसा लगता था मानो ईर्ष्या की आंधी आ गई हो। ऐसा लगता है जैसे जलने वालों का पूरा समूह यहीं पर आ गया हो, जो अपने अपनी बड़प्पन को बता रहे हैं। तो जलन और दाह, जलन और ईर्ष्या, इन आंधियों के बीच चुपचाप खड़ा रहता बूढ़ा बरगद। यानी उन्हीं पौधों में एक बूढ़ा बरगद भी था जो चुपचाप खड़ा रहता था, उसे ईर्ष्या से कोई मतलब नहीं था। अभी तक न जाने कितने वसंत और पतझड़ वह देख चुका था। अर्थात बरगद की उम्र बहुत ही लंबी होती है, तो उसने कितने भी वसंत ऋतु देख लिए थे, पतझड़ देख लिए थे। जंगल की हर पुरानी याद के बीच बूढ़े बरगद की बात मिलती। आज के पेड़ों ने अपने माता पिता से और उनके दादा दादी से, अपने दादा दादी से बूढ़े बरगद की बातें सुनी थी। जो नए पौधे थे तो उन सब से श्रेष्ठ बरगद का पौधा था, जो कई अजानु वर्षीय होता है। बस तो वो दादा दादी से अपनी बातें सुनी थी कि ये बरगद का पेड़ है, और वो आज भी खड़ा है उनके बीच में। तो वह जंगल का पितामह था, अर्थात बब्बा जिसे कहते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा था, सब में बुजुर्ग और सब में बुद्धिमान तथा सबके आदर का पात्र था। यानी वो न तो किसी से अपनी बड़ाई कहता था, न कहता, और इसीलिए सभी लोग उसका आदर सम्मान करते थे। बूढ़े बरगद ने ऐसे कितने ही पारिजातों को बीज से अंकुरित होते, बढ़ते, फूलते और इतराते देखा था उन्हें अपनी दौलत और नाम पर अकड़ते और दूसरों की गरीबी पर घृणा करते। अर्थात उन्होंने देखा था कि कई पीढ़ी उसके सामने गुजर गईं जो अपने घमंड पर भूले रहते थे और दूसरों की बुराई करते थे। फिर एक दिन आती तेज आंधी, जैसे नदी में बाढ़ आती है, सूरज धूल की चादर से ढक गया। जैसे नदी बाढ़ आती है और सभी कुछ बहा के ले जाती है, इसी प्रकार जब एक बार आंधी चली तो सूरज धूल की चादर से ढक जाता, हाथ को हाथ ना सुझाई देता था। अर्थात धूल इतनी गहरी आंधी आती थी कि धूल के कारण किसी को अपने पास खड़े व्यक्ति का हाथ भी नहीं दिखाई देता था। शोर में शब्द डूब जाते, धीरे धीरे आंधी थमती, सूरज की किरणें अपनी लंबी उंगलियों से पारिजात को छूने को आगे बढ़ती, पर पारिजात अपनी जगह पर ना हो तब ना। अर्थात उस तेज आंधी में पारिजात का पौधा उखड़ गया था। उसकी जगह पर सिर्फ था गड्ढा। आंधी ने गर्वीले पारिजात को गिराया और ले जाकर पास की घाटी में डाल दिया। अर्थात देखने में सुंदर था, लेकिन उसकी जड़ उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती। आंधी की पेड़ उखड़ गया और एक घाटी में जा गिरा। जो पेड़ विनम्र थे वे अब भी अपने स्थान पर खड़े थे। नहीं था तो सिर्फ वह पारिजात का, क्योंकि उसमें गर्व किया करती। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो अपने आप पर ही घमंड करता है उसका विनाश भी उसी प्रकार हो जाता है जैसे पारिजात के पौधे का हुआ। और जो पौधे विनम्र थे, झुकना जानते थे,
वो आंधी के प्रभाव को झेल गए, अर्थात नीचे की ओर झुक गए, लेकिन वो टूटे नहीं। जबकि पारिजात का पेड़ बिल्कुल सीधा खड़ा था, आंधी के झकोड़े ने उसे उखाड़ा और दूर घाटी में ले जाकर फेंक दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को भी कभी ये घमंड नहीं करना चाहिए। जब बूढ़े बरगद ने नौजवान पारिजात की शान और घमंड को बढ़ते देखा तो उसे आंधी वाली याद आई। जब देखा कि ये पारिजात का पौधा अपने आप घमंड कर रहा है, दूसरों पर अपनी शान दिखा रहा है, तो उसे वह बात याद आ गई जो उसने स्वयं देखी थी। कौन सी? आंधी वाली। उसके अनुभवी चेहरे पर उदासी की रेखाएं उभर आई, क्योंकि हो सकता है कि फिर से आंधी आए और तुम भी उखड़ के चले जाओ। पर वह कुछ ना बोला, क्योंकि वो शांत था, किसी से ईर्ष्या नहीं रखता था। उसने सोच लिया मन में, कब बोलने से उसकी बात सुनी जाएगी, अर्थात मैं कहूँगा भी तो वो सुनने वाला नहीं है। यह बूढ़ा बरगद अनुभव से खूब अच्छी तरह जानता था। बोले समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये घमंड की बात मैं यदि उससे कहूँगा ऐसी बात तो वो कहेगा कि ये मुझसे जलते हैं, इसलिए उसने उससे बात करना भी उचित नहीं समझा। एक दिन दोपहर की बात है, गर्मी अपनी ऊंचाई पर थी, अर्थात तेज गर्मी पड़ रही थी, भीषण। सारा जंगल तप रहा था। इतने में पारिजात के घर से आती कुछ आवाज़ें बूढ़े बरगद के कानों में सुनी, अर्थात उसे पारिजात के पौधे से कुछ आती हुई आवाज़ें सुनाई दी। उसे यह समझते देर ना लगी कि घमंड में चूर पारिजात के घर में आपस में ही झगड़ा खड़ा हुआ होगा। अर्थात जब सभी लोग वहाँ पारिजात के पौधे घमंडी हैं तो हो सकता है कि उनके आपस में झगड़ा हो गया होगा, और उसी की ये आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं। तो यह बूढ़ा बरगद अनुभव से खूब अच्छी तरह जानता था। उसे यह समझते देर न लगी कि घमंड में चूर पारिजात के घर में आपस में ही झगड़ा हुआ होगा। बात भी यही थी, पारिजात के विभिन्न अंग आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि प्रत्येक अंग अपने आप को बड़ा समझता था। अब उसके घर में ही फूटती। डाली कहती थी मैं मुझ पर लगे हो, पत्तियाँ कहती थी नहीं मैं भोजन बनाती हूँ। इस प्रकार ये सभी अंग आपस में लड़ रहे थे। वह सोचते थे कि पारिजात ने जो नाम कमाया है वह उसके गुणों के कारण है, दूसरों का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। यानी सभी एक दूसरे को अपने आप श्रेष्ठ समझ रहे थे। पारिजात के तने ने कहा कि यह सारी शान और नाम मेरी वजह से है। मैं पारिजात हूँ, यह मेरी ऊंचाई है जो दूर दूर से सबकी नज़रें खींचती है। यह अनगिनत शाखाओं को मैं ही संभालता हूँ। इस नासुकृत फूलों का भार भी मैं लाता हूँ, अर्थात जो खिले हुए फूल हैं इतने बड़े बहुत सारे, उनका भार भी मैं संभालता हूँ। यदि मैं ना हूँ तो ना ये डालें रहें, ना ये पत्तियाँ रहें, ना ये फूल लगे। कोई गलत फहमी में न रहे, जो मेरा है वह मेरा रहे। कोई चंचल शाखा, कोई फूल, कोई दफनाई हुई जड़ उसे छीनने की कोशिश न करे। शाखा बोली कि यह भी खूब रही, काम करूं मैं और नाम किसी का हो, अर्थात मैं सबको साधे हुए हूँ, काम मैं कर रही हूँ और नाम किसी दूसरे का हो रहा है। यह सारी दौलत मेरी कमाई हुई है, यह मेरा फैलाव और रूप है जिसने पारिजात को विशालता दी है। हरे तोतों के समान नन्ही नन्ही पत्तियों का बोझ दरअसल मैं ही लाती हूँ। शाखा कह रही थी कि इन पत्तियों का बोझ और फूलों का बोझ मैं ही लाती हूँ। जब चातक, महोक और मोर मेहमान बनकर आते हैं तो उनके स्वागत सत्कार का बोझ मेरे ही सिर पर होता है, अर्थात वो मेरे ही डाल पर बैठते हैं। इन मोटे फूलों और सुकुमार फूलों का आधार मैं हूँ। यह जो नाम है वह मेरी वजह से है। मेरे बड़प्पन से ही सभी कान खोलकर सुने और मेरे ऊंचे ओहदे को, ओहदा माने उच्च स्थान को, मुझसे छीनने की कोशिश न करें। इस प्रकार डालें, तना और पत्तियां ये सभी आपस में लड़ रहे थे। पत्ती ने कहा कि इतनी नादानी, जिस पत्तल में खाएं उसी में छेद करें। अरे किसके दम पर है वह सब ठाट बाट, अर्थात
भोजन को बनाने वाला कौन है? जब भोजन नहीं मिलेगा तो सब सूख जाएंगे। तो वो कहती है कि जिस पत्तल में खाएं उसी में छेद करें, अर्थात मेरा ही भोजन ले रहे हो और मेरी ही बुराई कर रहे हो। सबका पेट मैं ही भरती हूँ, मैं ही अपने हरे रंग के दुशाले में सूरज की किरणों को बांध कर रखती हूँ, अर्थात सूरज की किरणों के आधार पर ही मैं भोजन बनाती हूँ। यदि मैं ना हूँ तो तुम्हारा भोजन नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा तो ये पेड़ सूख जाएगा, अर्थात सबकी मृत्यु हो जाएगी। और उसकी आँच पर वे सब पकवान बनाती हूँ जिनसे फूलों को रंग और पराग मिलता है, अर्थात सूरज की आँच में मैं अपना भोजन बनाती हूँ, जिसके कारण सभी ये फूल तने सभी प्राप्त करते हैं, जिससे फल पर मोटापा चढ़ता है, जिससे तना भी लंबा होता है और शाखाओं को भी मजबूती मिलती है। यदि मैं भोजन न बनाऊं तो बिना भोजन के संपूर्ण निर्जीव हो जाएंगे, अर्थात ना तो तना कहेगा कि मैं बड़ा हूँ, ना डाल कहेंगे कि मैं बड़ा हूँ। तो इतना ही नहीं, मैं खुद गंदी हवा पीती हूँ और साफ हवा तैयार कर दुनिया को देती हूँ। अर्थात पौधे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो वही वो कह रहा है कि मैं स्वयं गंदी हवा पीती हूँ और साफ हवा तैयार कर दुनिया को देती हूँ। शोहरत मेरी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह सभी वैभव मेरी ही देन है। फूल बोला कि पारिजात क्या इसलिए मशहूर है कि उसमें लकड़ी ज़्यादा है या हरी घास पत्तियाँ अधिक हैं? लकड़ी और घास सिर्फ वजन है, पारिजात का गुण तो मैं हूँ, अर्थात मेरी ही सुगंध से ये संपूर्ण लोग खिंचे आते हैं। और इस सुगंध के कारण ही, अर्थात मेरे कारण ही तुम्हारा नाम होता है कि सर्वश्रेष्ठ पौधा। तो पारिजात का गुण तो मैं हूँ, मेरे गुणों से ही पारिजात की कीर्ति है। कीर्ति माने यश फैला हुआ है पारिजात के, भैया इसकी पुष्प बहुत सुगंधित है। मेरे रंग रूप से, मेरे सुगंध से आकर्षण है। मैं हूँ और मैं उन्हें दिखावे के लिए नहीं बुलाता, पराग लुटाने नहीं बुलाता। मैं उनसे काम लेता हूँ, वे हमारा विवाह रचाते हैं, फिर बीज पड़ते हैं और हमारा परिवार बढ़ता है। यदि मैं ना हूँ तो आपका परिवार नहीं बढ़ सकता। हमारी जाति कायम रहती है, अर्थात हम अपनी जाति की वृद्धि करते हैं, अर्थात बीज बनकर ही नया पौधा तैयार होता है। ना होता यह रूप रंग और गंध तो क्या हम जीवित रहते? अर्थात ये कीड़े मकोड़े हमारे पास नहीं आते, परागण क्रिया नहीं होती और बीज नहीं बन पाते, जिसके कारण हमारी जाति की वृद्धि नहीं होती। सब जानते हैं कि यह वजह मेरे दम पर है। इसलिए जब कोई कहता है पारिजात तो इशारा मेरी तरफ होता है, अर्थात जब नाम लेकर कहता है। फल ने कहा कि मैं कम जरूर बोलूँगा पर पते की बात कहूँगा। हाँ, मेरे पास पूंजी है और मैं मोटा हूँ, पर मैं पूंजीपत नहीं हूँ। मेरी तिजोरी में बीजों की पूंजी है। यह पूंजी ना हो तो कैसे बढ़े दौलत? अर्थात बीज ना होगा तो ये आपका वंश कैसे बढ़ेगा? सब जानते हैं कि पूंजी बढ़ती है, पूंजी इकट्ठा होती है, बचाने से उड़ाने से नहीं। पारिजात के भविष्य की गारंटी सिर्फ मैं हूँ। यदि मैं ना हूँ, बीज ना बनाऊँ तो इनके वंश का विनाश हो जाएगा। मैं आने वाले कल का विश्वास हूँ। लाख आंधियाँ आए, तूफान आए, भूकंप आए, चाहे मिट जाए, आज के सारे पारिजात पर किसी न किसी में दरार, मिट्टी के ढेर में एक ना एक बीज में छोड़ जाऊंगा। अर्थात कोई भी लड़े, लेकिन मैं जब यहाँ से नष्ट होने लगूँगा तो एक ना एक बीज किसी मिट्टी में छोड़ जाऊंगा, जिनसे समय पाकर अंकुर फूटेंगे और एक नए पारिजात जन्म लेंगे। यह गौरव मेरा है, मेरा गौरव कोई मुझसे क्यों छीनना चाहता है? धरती के तहखाने में बंद पड़ी जड़ से भी जब न रहा गया तो जड़ बोली कि नाम के धोखे में आप सब मत रहो। मैं चेतन हूँ, यानी स्वयं चेतना है मुझ में और मैं ही तुम्हें भोजन देती हूँ। जीवन की पहली सीढ़ी हूँ, अंधेरे में टटोल कर रस जमा करती हूँ, जिसमें जीवन के तत्व होते हैं। तने के जरिए रस शाखाओं में पहुँचते हैं, शाखाएँ उन्हें पत्तियों को देती हैं, पत्तियाँ इस रस से भोजन तैयार करती हैं, जिससे पारिजात जीवित रहता है।
फलता और फूलता है, अर्थात हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर होते हैं। मैं कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटती, दिखावा नहीं करती, क्योंकि वो जड़ क्या होती है, जमीन के नीचे होती है, ना वो किसी को दिखाई देती है, केवल खनिज लवण और पानी का संचय करके पौधे को देती है। शहीदों की तरह मिट्टी के मजार में दफन रहती हूँ, जिससे पारिजात जिए, बढ़े और नाम कमाए। अर्थात मैं यदि खींचकर भोजन बनाने वाला तत्व ना दूँ तो कोई भी, चाहे डाल हो, चाहे पत्ती हो, शाखा हो या फूल हो, इनकी वृद्धि नहीं हो पाएगी। अगर बड़प्पन की कसौटी त्याग है तो पारिजात का नाम और दौलत मेरे त्याग पर आधारित है। अर्थात मैं इन सबके लिए त्याग कर रही हूँ। ज़मीन के अंदर मैं किसी को दिखाई देती हूँ, फिर भी पानी और खनिज लवणों का शोषण करके मैं इनको जीवित रखती हूँ। यदि ये मैं न दूँ तो पौधा जीवित नहीं रह पाएगा। पारिजात का तना, शाखाएं और फूल पत्तियाँ सब बेफिक्री से खड़े रहते हैं, क्योंकि उनके पांव बनकर मैं उन्हें धरती में जमाए रहती हूँ। मैं पारिजात की प्राण हूँ, इसलिए मेरा बड़प्पन सभी जाने। अर्थात पेड़ के प्रत्येक अंग ने एक दूसरे को श्रेष्ठ, अपने आप को श्रेष्ठ बताया। तर्क चलते रहे, तकरारें बढ़ती रहीं। तकरार ने धीरे धीरे असहयोग का रूप ले लिया, यानी उन्होंने कहा हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। इस प्रकार असहयोग आंदोलन उन्होंने छेड़ दिया। एक एक करके सबने अपने अपने हाथ खींच लिए। जो अपने अपने कह रहे थे वो कहते हम नहीं करेंगे। उदासीनता से सबने अपना अपना काम रोक दिया। पत्तियों ने भोजन बनाना छोड़ दिया, जड़ ने पानी और खनिज लवण भेजना छोड़ दिया। जिस बारीक सहयोग पर पारिजात की दौलत थी और नाम खड़ा था, वह बारीक धागा आपसी बैर ने तोड़ दिया। अर्थात आपसी बुराई ने उन सब संबंधों को तोड़ दिया जिसके कारण उस पारिजात पौधे का नाम था। जड़ों ने रस भेजना बंद कर दिया, जड़ रूठ गई। उन्होंने खनिज लवण और पानी भेजना बंद कर दिया, जिससे तना ढीला पड़ने लगा, शाखाएं झुकने लगीं और फूल मुरझाने लगे। अर्थात जब भोजन प्राप्त नहीं होगा तो ये संपूर्ण चीज़ किससे सजी हुई है? भोजन से। तो वो तना पतला हो गया, डालें मुरझाने लगे, फूल भी मुरझा कर गिरने लगे। जिन्हें ईर्ष्या थी उन्हें ठंडक मिली। अर्थात जो आसपास के पौधे उनसे ईर्ष्या रखते, बोले बहुत अच्छा हुआ, ये पेड़ सूख गया। पारिजात के बुरे दिन आए तो तितलियों ने आना छोड़ दिया, जो तितलियाँ आती हैं छोड़ दिया। मोर पास से गुनगुन करते निकल जाते और पारिजात पर नजर तक न करते। तोते, हुदहुद, पपीहे, बुलबुल सभी पंख मारते हुए पास से निकल जाते। दोस्तों और मेहमानों का आना बंद था कि पारिजात का शानदार महल धीरे धीरे खंडहर बनने लगा। जो अभी सर्वश्रेष्ठ की उपाधि पर खड़ा था, आपसी बैर के कारण धीरे धीरे उसका अस्तित्व घटने लगा। कोई भी उसके पास नहीं आने लगा। बूढ़े बरगद ने अपने मुंह से जटा हटाकर पारिजात पर एक नज़र डाली और तय किया कि बोलने की घड़ी आ गई है। अर्थात मैं बूढ़ा हूँ, इसे समझाने का प्रयत्न तो कर ही सकता हूँ, इसलिए वो कहता है मेरी बोलने की घड़ी आ गई है। पारिजात आज उतार पर है, अर्थात कुछ दिन और भोजन नहीं होगा तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा ये पौधा। इसलिए बरगद की बात पर ध्यान दिया जाएगा। बोले जब ये टूट रहे हैं तब मेरी बात सुनेंगे। बूढ़े बरगद ने पुकारा, पारिजात ओ पारिजात। अर्थात बूढ़ा बरगद उन्हें समझाने के लिए तैयार था और उसी समझाने के लिए उसने पारिजात को आवाज़ दी, पारिजात पारिजात। पारिजात ने मरी मरी आवाज़ में कहा, क्या है दादा? बूढ़े बरगद ने कहा, सुनो पारिजात की जड़, तने, शाखाएं, पत्तियां, फल और फूल, तुम्ही में से अपने आप में अकेला कोई पारिजात नहीं, अर्थात सब मिलकर ही पारिजात का निर्माण हुआ है। तुम सबने मिलकर ही पारिजात बनाया है। मिलकर काम करने से ही तुम जियोगे और नाम कमाओगे। सहयोग पर तुम्हारी दौलत की इमारत खड़ी है। देखो मैं यूनानी सिकंदर के ज़माने से यहीं खड़ा हूँ। उसकी फौजों ने मेरी छाया में पड़ाव डाला था, अर्थात डेरा डाला था और मेरी छाँव में ही रहे थे। मैंने बहादुर पोरस को सिकंदर
के दांत खट्टे करते देखा, पर पुरष हार गया, क्योंकि दूसरे राजाओं ने उसे सहयोग नहीं दिया था। तब से मैं समझ गया कि सहयोग ही जीवन और सहयोग ही ताकत है। मैंने सहयोग से रहने का प्रण किया है, अर्थात मैं एक दूसरे का सहयोग करके ही जीऊँगा। नतीजा यह हुआ कि शताब्दियाँ बीत गईं, पर मैं अभी भी जैसे का तैसा खड़ा हूँ, अर्थात मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरी बात मानो भैया, आपस में सभी लड़ना छोड़ो, बैर छोड़ो, प्रेम से और सहयोग से रहो, तुम फिर संभल सकते हो और फिर नाम उजागर कर सकते हो। जड़ से लेकर फूल तक यह बात सबके गले उतरी। अब जब उसने समझाया तो जड़ से लेकर फूल तक सबको बात ही समझ में आई कि हाँ, सहयोग के सहारे ही हमारा नाम है। यदि हम एक दूसरे से सहयोग नहीं करेंगे तो हम सभी समाप्त हो जाएंगे। तो आपस में सभी लड़ना छोड़ो, बैर छोड़ो, प्रेम से और सहयोग से रहो, फिर तुम संभल सकते हो और फिर नाम उजागर कर सकते हो। जड़ से लेकर फूल तक यह बात सबके गले उतरी, अर्थात सबको ये बात समझ में आ गई। उनको लगा कि सचमुच ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, सभी का अपना अपना काम बटा हुआ है। यानी जिसका जो काम है सब अपने अपने काम कर रहे हैं। उसे जो करता है सो बड़ा है, जो दूसरों के लिए जीता है वह महान है। सबके भले में ही हर एक की एक का भला है, अर्थात सहयोग के द्वारा ही हम किसी विशेष कार्य को कर सकते हैं और असहयोग में हम लोग आपस में ही टूट जाते हैं। तर्क बंद हुआ, तकरार समाप्त हुई, सब अपने अपने काम में जुट गए। कुछ दिन बाद फिर पारिजात तनकर खड़ा हो गया। उस पर फूल महक रहे थे। तितलियां, मोरों और मधुमक्खियों का मेला पुनः जमा था। घनी डाल के आंचल में मुँह छिपाकर कोयल जीवन के आलाप छेड़ रही थी, अर्थात जीवन का गीत सुना रही थी। पारिजात के दिन फिर लौटे, वह फिर जंगल का सरताज बन गया। अर्थात इस पारिजात के पौधे के माध्यम से लेखक ने ये समझाने का प्रयत्न किया है कि यदि हम सभी मिलकर रहें तो अपने परिवार की, देश की उन्नति कर सकते हैं, और यदि आपस में फूट में रहेंगे तो एक न एक दिन हम सभी लोग समाप्त हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है संगठन में शक्ति है, और यही इस पाठ का शीर्षक है। तो अब ये पाठ समाप्त होता है, अगले पाठ में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।